कोई आप डिसीजन लो। और दुनिया जहान को हम अभी तो नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि जैसे आपने बोला कि किस संस्कारों से आया, किस एक्सपीरियंस से कोई भी व्यक्ति आया है, चाहे परिवार में, चाहे स्पेशली ऑफिस में। तो फिर यही बात समझ में आती है कि आपके साथ जुड़ के सब जितने सब लोग हम यहाँ पर हैं, हम सब लोग इस मिशन में लग जाएं जो आप पढ़ा रहे हैं, ताकि वो हम भी अपना घर ठीक कर सकें, अपना आसपास ठीक कर सकें, अपना पड़ोस ठीक कर सकें, नेचर में कंट्रीब्यूट कर सकें। हमारी जैसी कटी कट जाएगी, कम से कम हमारे बच्चों की ठीक हो जाएगी 20 साल बाद। दिस इज व्हाट यू वांट टू से। वेरी ट्रू। आपको कोई विरोध लग रहा है जिसके प्रति, और उसकी अच्छाइयां भी लिखी है, तो लिख लिया। कम हुआ विरोध ऐसा दिखा, बट कंप्लीटली जीरो नहीं हुआ, ऐसा समझ नहीं पाई कि क्यों। कंप्लीटली जीरो, एक प्रश्न समझ में आया कि दूसरे की कमियों की लिस्ट को जब हम लिखते हैं और कुछ कमियां हमको दिखाई देती हैं, फिर जब हम अच्छाइयों की लिस्ट लिखने जाते हैं तो अच्छाइयां भी कुछ दिखाई देती हैं। ठीक, तो कह रही हैं दीदी कि विरोध मेरा कम तो हुआ उसको देख करके, पर जीरो नहीं हुआ। ठीक है, जीरो होगा भी नहीं, कम होगा उस विधि से, क्योंकि कुछ कमियां दिख रही हैं, कुछ अच्छाइयां भी दिख रही हैं। तो जितनी मात्रा में अच्छाइयां दिख रही हैं उतना परसेंटेज से विरोध कम हो जाएगा, इतना तो हो जाएगा। लेकिन विरोध जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि वो कमियां दिख रही हैं। उसी को जीरो करने के लिए इस परत पर हम बात कर रहे हैं कि वो गलती करता हुआ आदमी भी मूल में अपना शुभ चाहता है और हमारा सुख चाहता है। ये बात उसके लिए दिखने की जरूरत है कि वो गलती करता हुआ व्यक्ति भी, हमारे साथ कुछ गलत करता हुआ व्यक्ति भी नासमझी वश योग्यता के अभाव में गलती कर रहा है, ना कि मूल में वो हमको परेशान करना ही चाहता है। मूल चाहना ठीक रहते हुए योग्यता के अभाव में गलती कर रहा है। इस बात को ध्यान में लाने के बाद देखिए कि गुस्सा खत्म होता है कि नहीं होता है। कि वो गलती करता हुआ आदमी मूल में गलती करना नहीं चाहता है, समझ के अभाव में, योग्यता के अभाव में, नासमझी बस कुछ मान्यतागत उसने अपने अंदर मान्यता के आधार पर कुछ इच्छा बना लिया है, संवेदना के आधार पर कुछ इच्छा बना लिया है, और उसमें उलझ करके वो गलती कर रहा है, ना कि उसका मूल इंटेंशन ही गलती करने का है। ये बेसिक पकड़ने की जरूरत है उससे बाहर निकलने के लिए। पकड़ में आए, ट्राई करके देखा जाए इसको। पीछे माइक दे दीजिए प्लीज। योग्य बनाने में सहयोग की पहली जगह है हमारे अंदर खुद की योग्यता होना। ठीक है, और उस योग्यता होने का पहला जगह है ये बात हमको कंटिन्यूअस उसके लिए दिखती रहे कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, और इस आधार पर हम गुस्सा, विरोध, खीज, घृणा इससे बाहर रह सके। ये उसका पहला प्रीरिक्विजिट है सहयोग करने का। आगे सम्मान और स्नेह में कुछ बातें मैं और करूंगा, फिर इस पर बात करेंगे कि विश्वास, सम्मान और स्नेह को बनाए रखते हुए सहयोग करने जाएंगे तो कैसे करने जाएंगे। ठीक, इसलिए करेंगे हम सहयोग पर बात। जी भी आपने इतना कुछ बताया, हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक थी, अच्छी समझने वाली इन्फॉर्मेशन थी। बट मेरा एक डिस्कनेक्ट क्या है, अगर मैं अपने देखूं, मैं दूसरों को सुखी देखना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं देखना चाहता हूँ, दूसरा गलती कर रहा है, फिर भी मैं समझ करना चाहता हूँ, नॉलेज के बात पे नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। सर मैं ही करता रहूँगा तो मेरे हार्ट में, मेरे दिल में या दिमाग में एक बात आएगी, आई एम गिल्टी, कि मैं ही अपने आप को सुधारूँ। दूसरा तो सही है, मैं सुधार रहा हूँ उसको, आई एम गिल्टी। जब मैं 3-4 बार गिल्टी अपने को महसूस करूंगा, लगातार करता रहूंगा, आई विल गो इन डिप्रेशन। उसका क्या इलाज? बहुत अच्छा। अगर मैं आपको कुछ इनपुट दे रहा हूं, आई विल ऑल्सो, मैं भी चाहूंगा कि मैं भी आपसे कुछ इनपुट लूं। जी हाँ, हर आदमी आपके जैसा ज्ञानी नहीं है। मैं तो सर एक सिंपल इंसान हूं, बिल्कुल कुछ ज्यादा मुझ पर नॉलेज भी नहीं है, मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं,
आप अच्छे हैं, क्वालिफाइड हैं, कुछ मुझे इसमें ज्ञान दीजिए सर। क्या मैं आदमी लगातार अपने आप को गिल्टी नहीं समझेगा? देता हूँ, उसका उत्तर बाद में हाँ देता हूँ। प्लीज। उसका उत्तर देता हूँ, उसके पहले ये जो मसाला आपने लगाया ना, पहले मसाले का ही उत्तर मैं भी दे लेता हूँ। तो देखिए क्या है, आईआईटी से जो पढ़ाई हमने करी वो तो केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी जी। सर मैंने भी केमिकल पढ़ा है। ठीक कह रहे हैं। तो उस 10 साल केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और पीएचडी में लगाने का इस ज्ञान से कुछ बहुत लेना देना नहीं है। इसलिए वो आईआईटी कारण है इसको समझने का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जरूरत इसको समझने की लगती है और उसमें समय कोई लगाता है, तो आईआईटी वाला हो कि बिना आईआईटी वाला हो, दोनों समझ पाते हैं। सर एज ए मैनेजमेंट प्रोफेशनल मेरा लगता है कि जो मैंने लास्ट में बताया वो हो सकता है। वही मैं आपको उत्तर देता हूं और चीजों का। देखिए वो तो आज के दिन अगर देखिएगा ना, हमारे यहाँ बार बार एक बात कहते हैं कि इस पूरी बात को समझने के लिए पढ़ा लिखा होता है। ठीक, नहीं पढ़ा लिखा हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, क्योंकि पढ़े लिखे होने के कारण ना 20 तरह की मान्यताएं हम पढ़ लिख करके इकट्ठा कर लेते हैं। फिर साइकोलॉजी की किताब से भी सवाल पूछ लेते हैं, सोशियोलॉजी की किताब से भी पूछ लेते हैं, 4 फिलॉसफी को कंपेयर भी कर लेते हैं। वो सब मेहनत करना पड़ता है जी, पढ़े लिखे हैं तो। तो मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करें, मैं इतना ही कह रहा हूं कि इन सामान्य चीजों को हर मानव समझ सकता है। कम से कम पिछले 20-30 साल के एक्सपीरियंस से हम लोगों को तो यही दिखता है कि एक सामान्य किसान भी इसको समझ पा रहा है, एक सामान्य मजदूर भी इसको समझ पा रहा है, और पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर भी इसको समझ पा रहे। उसके बीच में टीचर, वाइस चांसलर, एजुकेटर, आईआईटीएन, इंजीनियर, मेडिकल, सब लोग आज के दिन इसमें दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए। और हमने तो एक ही चीज देखा कि जिसने भी इसकी आवश्यकता को समझा और जिसने भी उसके लिए फिर समय लगाया, वो समझ गया। इस बात से कोई फर्क नहीं दिखाई दिया बहुत कि वो आईआईटी का है कि नहीं है, मेडिकल की पढ़ाई की है कि नहीं की है, आम गृहिणी है, हाउसवाइफ है कि कहीं काम करने वाली वर्किंग लेडी है, बहुत फर्क नहीं दिखता। हाँ, लैंग्वेज जरूर आने की जरूरत है, लेकिन लैंग्वेज भी ऐसा है जी कि आपको हिंदी नहीं आती तो मैं अंग्रेजी में बोल दूंगा तो बात पूरी हो जाएगी। आपको हिंदी आती हो तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं आती हो तो हम अंग्रेजी सीख सकते हैं, हम दूसरे लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। ये जो दूसरी बात आपने कही ना कि मैं अगर अपने में सुधार कर रहा हूं तो मैं गिल्टी हूं, मैं दोषी हूं, मुझे ये सुन के ना 2000 नो सर, ये मैंने नहीं कहा कि मैं गिल्टी दोषी हूं। अगर लगातार मैं कहता रहूं कि मैं सुधार करूंगा अपने आप में, तो और दूसरा वही रिएक्ट कर रहा है चीजें, जी, मुझे लगेगा यार मैं गिल्टी हूं, ये आदमी सही है। वही ये जो आपने कहा ना कि मैं गिल्टी हूं और ये आदमी सही है, लगेगा उसको वही बता रहा हूं। मैं 2007-8 का समय होगा, हमारे एक मित्र के बड़े भैया को वर्कशॉप के लिए बुलाए थे हम लोग। ठीक है, उन्होंने वर्कशॉप में आकर के पहली बात यही कही कि पूरे घर में तुम हम ही को सबसे पहले वर्कशॉप के लिए बुला रहे हो, तुमको सारे घर की समस्या का कारण हम ही दिख रहे हैं, इसीलिए ना। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम अगर अपने को बेहतर, सुधार से भी ज्यादा शब्द में लूंगा, मैं अगर अपने को बेहतर बनाने का काम कर रहा हूं तो इसलिए नहीं कि मैं दोषी हूं, ठीक है, इसलिए कि मैं आपके साथ संबंध को देखता हूं, संबंध में रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को देखता हूं, और मुझे लगता है कि मैं इतना कदम चल सकता हूं। तो गिल्टी होने का मुद्दा नहीं है, गलती या अपराध को सुधारने की बात नहीं है। बात एकदम सिंपल है कि मुझे आपके साथ संबंध दिखाई देता है, उस संबंध में जिम्मेदारी दिखाई देती है, और उस जिम्मेदारी के तहत मुझे लगता है कि मैं ये 5 कदम चल सकता हूं, तो मैं चल लेता हूं। अब अगर अगले को कोई भ्रम हो जा रहा है या अगला गलती करता जा रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उसको सुना जाए, उसको स्वीकारा जाए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। क्या किया जाए फिर?
शिष्ट भाषा में सम्मान और स्नेह के साथ उसको बता दिया जाए। अभी भी आप क्या करते हैं, गुस्से में चीख करके चिल्ला करके भी कुछ बोलते हैं, बता ही तो रहे हैं दूसरे को, और क्या कर दे रहे हैं। देख लिया जाए कि ये गुस्से में चिल्ला करके बताने से ज्यादा इम्पैक्ट जाता है या सम्मान और स्नेह के साथ शिष्टता पूर्वक हम अपनी बात को कह पाते हैं, तब ज्यादा ठीक से हम बात को कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसको देखा जाए। मैं अपना एक्सपीरियंस तो बता सकता हूं कि गुस्सा अगर किसी भी समय आ जाए ना, बोलना कुछ और होता है, बोलते कुछ और है। तो उसमें क्या कम्युनिकेट होगा जी, फिर तो वो साइड के मसालों में और उलझ जाता है और वो उसकी गांठ बांध के रहता है कि देखो ये हमारे लिए ऐसा सोचता है, ये हमारे को ऐसा कहता है, हम इसके लिए इतना करते हैं। वो सारा डिजाइन वैसा शुरू हो जाता है। अगर अपना भी डिप्रेशन वाला स्थिति किसी कारण से शुरू हो जाए ना, तो अपने लिए भी ये देखने की जरूरत है, उस गिल्ट कॉन्शियसनेस से बाहर निकलने का यही एक सरल उपाय है। और उपाय पे भी बात करेंगे, बट एक सरल उपाय है कि अपने लिए भी ये बात देखने की जरूरत है कि मैं भी मूल में स्वयं सुखी होना चाहता हूँ, दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। गलतियां हमसे भी जो होती हैं वो नासमझी वश योग्यता के अभाव में होती हैं, जिसको धीरे धीरे मैं ठीक कर सकता हूँ, ठीक कर सकती हूँ। इसलिए अपने को भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, अपने को भी गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, अपने को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फंडामेंटल कामना तो मेरी भी ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आपकी ठीक है, मेरी भी वो ठीक है। ये बात मैं अपने में देख पाता हूँ। और मुद्दा अगर मैं आपके साथ जीने की सोचता हूँ तो मुद्दा गलती के सुधार का नहीं है। मुद्दा यह है कि मुझे आपके साथ संबंध दिखाई देता है, संबंध में अपनी जिम्मेदारी दिखती है, उस जिम्मेदारी के तहत मैं आपको अप्रोच करता हूं अपनी प्रसन्नता के लिए, ना कि आपके ऊपर उपकार करने के लिए। वो जो पहले ही दिन मैंने बात कही थी कि सम्मान के भाव में होना, स्नेह के भाव में होना, रेस्पेक्ट के साथ जीना, अफेक्शन के साथ जीना, ट्रस्ट के साथ जीना मेरे अपने सुखी होने के लिए जरूरी है। एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर मान आता है, विरोध आता है, क्रोध आता है, घृणा आती है, नफरत आती है, दूसरे को वो बाद में जलाती है, हमको सबसे पहले जलाती है। दूसरे तक उसकी आंच बाद में पहुंचती है, हम ही उसमें सबसे पहले जलते हैं। तो इसलिए अपमान विरोध में हम इसलिए नहीं जाते कि मेरा अपना हाथ उसमें जलता है। आपको वो अच्छा लगता है हमारा सम्मान और स्नेह पूर्वक जीना, ये तो बाय प्रोडक्ट, ये तो बाय प्रोडक्ट। मुझे अपनी तृप्ति के साथ जीने का उपाय यही दिखता है, सम्मान के भाव से जीना, स्नेह के भाव से जीना, विश्वास के भाव से जीना। तो व्हाट एल्स चॉइस आई हैव, ठीक है। और उसमें बाध्यता भी नहीं लगती है, हमको बाध्यता भी नहीं लगती है, क्योंकि सम्मान और स्नेह के साथ जीना हमको सुख देता है, हमको तृप्ति देता है। बल्कि अपमान और विरोध हम बाध्यता बस करते हैं जब हमको कोई उपाय नहीं और दिखाई देता है तब। अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा, इसमें तो हम बाध्यता बस जाते हैं, बाय फोर्स जाते हैं, जब हमको उपाय नहीं दिखता है कुछ की क्या करें। हम कह रहे समाधान का मतलब ही यही है कि सम्मान और स्नेह को बनाए रखते हुए शिष्टता पूर्वक अपनी बात को कम्युनिकेट किया जाए। वो कैसे कम्युनिकेट किया जाए कि कुछ उदाहरण हमने पिछले 3-4 दिनों में अलग अलग सेशंस आते रहे तो मैं उसको देता रहा हूं। कुछ और कल करेंगे हम इन सारे फीलिंग्स पर चर्चा के बाद हम कुछ उदाहरण पर और बात करेंगे, ठीक है? बढ़िया। मेरा इसमें अपना एक थॉट है कि दूसरा गलती कर रहा है उसको सुधारना है, जैसे बात हो रही थी। हाँ, या तो दूसरा कोई गलती कर रहा है, सुधारना है, तो एक तो मेरा ये सोचना है कि हम ये मान के चलें दूसरा गलती नहीं कर रहा है। हर आदमी अपने हिसाब से ठीक करता है,
केवल हमारे व्यूज और उसके व्यूज कुछ मिलते नहीं हैं, डिसएग्रीमेंट है, उसको हमें अपने व्यूज से उसको मिलाना है। अगर हम ये लेके चलेंगे वो गलती कर रहा है तो उसको समझाने में ज्यादा टाइम लगेगा और हमारे में थोड़ा सा सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। तो वो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स ना लाकर हमें ये मानना है कि अगर दूसरे इंसान से पूछोगे वो कहेगा मैं तो ठीक कर रहा हूँ, तो परंतु हमें लगता है कि वो गलत कर रहा है या गलत नहीं कर रहा है, हमारे व्यूज उससे मिल नहीं रहे हैं, तो उसको समझते हुए उसको हमें अपने व्यूज के साथ मिलाना है। तो उससे प्रेम भी बढ़ेगा, स्नेह भी बढ़ेगा और इफेक्टिव भी होगा, आपका रिजल्ट भी आएंगे, ऐसा मेरा सोचना। बढ़िया। हमको एक छोटा कमेंट बस इस पे करना है कि देखिए यहाँ पर जो गलत की बात कह रहे हैं ना, वो अभी इस बात पर बात नहीं हो रही है कि ये तरीका ठीक है कि वो तरीका ठीक है। काम आप कोई भी कर रहे हैं, अगर अपमान पूर्वक कर रहे हैं, विरोध पूर्वक कर रहे हैं, क्रोध के साथ कर रहे हैं, घृणा के साथ कर रहे हैं, दुखी होने की गारंटी है काम में आप सफल होए कि असफल होए, ये तो बाद की बात है। हाँ, ये अच्छी बात है, अपमान को कैसे इग्नोर करें। अभी के लिए तो एक उपाय कहूंगा, वो अपमान करता हुआ व्यक्ति भी मूल में हमको सुखी करना चाहता है, ये बात देखने की जरूरत है। अभी के लिए तो एक उपाय कहूंगा और आगे आऊंगा उस पर वो अपमान करते हुए व्यक्ति के लिए भी वो जो 2 होमवर्क मैंने उनके प्रश्न के उत्तर में कहा था ना, भैया के मोबाइल पूरा होगा तब भैया को बताएंगे कि एक तो ये कि वो अपमान करता हुआ आदमी भी मूल में तो हमको सुखी ही करना चाहता है, ये बात हमको दिखने की जरूरत है। हाउ मेनी टाइम्स का उत्तर तो यह है कि यू सी इट फॉर योर सेल्फ, कि आप दूसरे को सुखी करना चाहते कि नहीं। हाउ मेनी टाइम्स अपने लिए देखेंगे तो ये बात बहुत साफ दिखाई देता है कि मैं खुद सुखी होना चाहता हूं, दूसरे को सुखी करना चाहता हूं। वही वेट मिनट, इसका मतलब बाकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होने लगी है। क्या है, कर दूंगा उत्तर, बट देखिए क्या है, बहुत थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे ना तो चीजें लंबी खींचेंगी। बात तो सब पर हो सकती है बट वो थोड़ा लंबा खींचेगा। हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सीधा डील करेंगे ना तो ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। देखिए, बात अपने को गिल्टी सिद्ध करने की नहीं है, बात गिल्ट कॉन्शियसनेस में जाने की नहीं है, लेकिन गलती करता हुआ आदमी भी मूल में तो ठीक ही जीना चाहता है। नेचुरल एक्सेप्टेंस तो उसका भी ठीक जीने के अर्थ में ही है। ये बात दिखती है हमको अपने ऑब्जर्वेशन से। मैं क्षमा करने नहीं बोल रहा हूं, मैं उसकी गलती पे आंख मूंद लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। वो गलती नहीं कर रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो आपका अपमान नहीं कर रहा है ये बात मैं कह ही नहीं रहा हूं। अपमान करता हुआ यहां पर है, 4B की जगह पर वो अपमान कर रहा है। ठीक, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 4B की जगह पर इस अपमान करने को 2B पर हम क्यों ला रहे हैं। जैसे 4A में हमसे कोई गलती होती है तो हम उसको 2A पर तो नहीं ले जाते, तो 4B में जब अगला गलती कर रहा है तो उसको 2B पर हम क्यों ले जा रहे हैं। मुद्दा हाउ मेनी टाइम्स का है ही नहीं। मुद्दा यह है कि 4A में होने वाली गलती को हम कभी भी 2A पर नहीं ले जाते। हमारे हाथ से जब कांच का ग्लास गिर करके टूटता है तो हम उसको 2A पे नहीं ले जाते, लेकिन अगला जब वही गलती करता है या कोई और गलती करता है तो उस 4B को उठा के हम 2B पे ले जा रहे हैं, यहां प्रॉब्लम है। तो एक सॉल्यूशन तो मैं उस अपमान करते हुए व्यक्ति के लिए भी कह रहा हूं कि ये देख पाए कि फंडामेंटली वो भी चाहता तो सुखी है, मेरा भी अपना भी। दूसरा मैं ये कहूंगा कि अपमान करने में किसी को रुचि नहीं है, आपका विरोध करने में किसी को रुचि नहीं है, आपसे झगड़ा करने में किसी को रुचि नहीं है। उसकी कोई नीड पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण वो ये सब कर रहा है। उस नीड को सुनने की जरूरत है, इस अपमान और कचरे को सुनने के बदले। हम किसी को अपमानित करने पर, विरोध करने पर कब जाते हैं,
जब हमारी कोई जरूरत पूरी नहीं होती है तब, तो सुनते समय ही फिल्टर किया जाए बाकी सारे कचरे को। मैं बार बार कह रहा हूं कि उसको बोलने की तमीज नहीं है, यहां तक तो ठीक है, हमको सुनने की तमीज हो सकती है कि नहीं। आप अपमानजनक ढंग से कुछ बोलते हैं, हम उसमें से सारी चीजों को फिल्टर करके सिर्फ आपका नीड सुन सकते कि नहीं सुन सकते, उस पर बात कर रहे हैं। ये 2 प्रैक्टिस करके देखा जाए, काम करता है कि नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। अपमान का, तो अपमान कोई बुरा बोलता है तो बुरा लगता है, माइक थोड़ा। हम बुरा बोलता है तो बुरा लगता है। तो इसके मैंने 3 सॉल्यूशन निकाले अपने लिए। जी एक तो ये है कि अपमान को एक्सेप्ट ही मत करो, जी डोंट टेक इट। अगर लोगे तो अपमान सहोगे ना, उसको लेना ही नहीं है, वापस करना है, लेना जी। नहीं है। नंबर 1, एक्सेप्ट द अदर एज दे आर। जो है, अगर जो अपमान करने वाला है ये उसकी नेचर है तो उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो। और तीसरा जो है कि उससे कुछ लर्न कर सकते हो तो वो जरूर लर्न कर लेना चाहिए, जिससे जी। कि आपका अपना भला हो, अपने आप को थोड़ी अपनी ग्रोथ हो जाए तो अच्छा है। थैंक यू। प्रिया, अब चूंकि अपमान पर बहुत सवाल आने लगे हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ सम्मान पर बात करके फिर लौट के सवाल भैया पर लास्ट आते हैं। क्वेश्चन जी कोई आम भाषा में सड़क पर होता है सपोज, ठीक है, उसमें से क्या चीज फिल्टर करूं, पहली बात, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसका ना मूल्यांकन नहीं कर पा रही कि नहीं मुझे इसमें से अच्छी चीज लेनी है, अच्छी चीज लेनी, वो समझ नहीं आ रहा कि फिल्टर क्या करना है मुझे इसमें, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे ये कह रहे हैं ना, कहते हैं कि भाई अभी अंकल ने बताया कि भाई कोई अगर ऐसे बोलते हैं तो मैं सोचूंगा ठीक है उसका नेचर ऐसा है, वो नेचर नहीं है, वो तो बीमारी है, उसकी बीमारी को इलाज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं ना, मैं तो चुप हूँ। नहीं सर आप समझे नहीं, मैं अभी चुप हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं आप समझे ही नहीं ना, एक इंसिडेंस हुआ है, मैं उसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ, अभी मेरे वार्तालाप तो हुआ ही नहीं था वहां पर। ये जब कहती है ना कि आप समझे, इसमें ये सुनने की जरूरत है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बात ठीक से समझी जाए, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझो। जी तो ये फिल्टर करके सुनने का जो आर्ट है ना, मैं उसको एक एक जगह पर इसलिए बता रहा हूं कि उसी को नहीं सुनेंगे ना तो अभी बताना शुरू कर देंगे, तुमको समझ में आता है क्या? ये फिल्टर करके सुनना जरूरी है। माइक इधर दे दीजिए प्लीज। अब सम्मान पर हम बात करके फिर और आएंगे क्वेश्चंस पर, पहले आपको सुनेंगे। हाँ आपको सुनेंगे भी। जैसे अभी कन्वर्सेशन चल रहा था, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं सामने वाले को, वो सुनने के मूड में नहीं होता है, उसको सुनना ही नहीं है, उसको लगता है कि आप उसको जो ज्ञान दे रहे हैं वो पहले से ही मालूम है। नहीं आपसे नहीं अरे मेरा आगे भी है। नहीं मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ दीदी, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा सम्मान को बाद। हाँ सम्मान के बाद सम्मान पूर्वक रिस्पॉन्ड करूंगा। तो एक तो ये बात होती है, एक कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना ही नहीं चाहते हैं और सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम स्टीरियोटाइप में हमने सोच रखा है कि इस क्वेश्चन का यही आंसर है। हो सकता है उस क्वेश्चन का दूसरा आंसर भी हो जो उससे बढ़िया हो। अब हम थोड़ा सा अपने हृदय को विशाल करें और सामने वाले का सुने कि वो क्या कहना चाहता है। हो सकता है कि हमारी बीमारी का सलूशन, जो हमारी नीड है, उसके पास है और वो हमको बताए, तो वो जल्दी रिजॉल्व हो सकती है। दीदी आप ऐसे बताना शुरू करेंगे तो मैं आगे सेशन में क्या करूंगा? आप तो हमारी सारी बात ही छीन ले रही मैं हैं। तो ये नहीं, फिर मेरे को तो मेरे भाई साहब ने बोला था कि तुम कुछ बोलो, और मैं बोलूंगी तो क्या बोलूं? आप सब कुछ ही तो बता देते इतने अच्छे से। नहीं देखिए, बनने वाले नहीं, मतलब जो बात करी है, मतलब ये तो ऑब्जर्वेशन है, मैंने लिखी है। धीरे धीरे ये पता चलता है कि सॉल्यूशन इतना कठिन नहीं है।
और उस पे किसी की मोनोपोली नहीं है। थोड़ा ध्यान से हम ध्यान देना शुरू करते हैं ना, और थोड़ा शांति से सोचना शुरू करते हैं, समस्याओं के समाधान हमको दिखने शुरू हो जाते हैं। हम में से हर आदमी में वो कैपेबिलिटी है, वो पोटेंशियल है। तो अभी हम सम्मान में उसी पर बात करना चाहते हैं, करके हम उस टॉपिक पर आते हैं। सम्मान का मतलब है सम्यक रूप से मापना, आकलन करना। अंग्रेजी लिख नहीं पाया हूं मैं, लेकिन मैं बोल देता हूं। सम्मान का मतलब है राइट इवेल्युएशन, ठीक आकलन करना, एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन, राइट इवेल्युएशन। अभी अगर अपने जीने को देखने जाएंगे तो कई बार ये 3 तरह की चीजें दिखाई देती हैं। अधिमूल्यन दिखाई देता है, ओवर इवेल्युएशन दिखाई देता है। जैसे भाई साहब बता रहे थे कि बॉस की झूठी प्रशंसा भी कई बार कर लेते हैं या करना होता है, ये अधिमूल्यन है, ओवर इवेल्युएशन है, अधिक आकलन करना है। कई बार हमारे कहने में अवमूल्यन दिखाई देता है, कम आकलन करना दिखाई देता है। खास करके जब हम किसी से नाराज हो जाते हैं ना, हम उसका बहुत सारा अवमूल्यन कर डालते हैं। वही बच्चा जब मन लायक एक काम कर देता है तो राजा बेटा होता है, तुम कुछ भी कर सकते हो वाली जगह होती है। और वही बच्चा जब एक काम नहीं करता, हम नाराज हो जाते हैं, तो नालायक गधा किसी काम का नहीं रह गया है, यहाँ से शुरू होता है। तो अवमूल्यन दिखाई देता है, अधिमूल्यन दिखता है जीने में, अवमूल्यन दिखता है। ऐसे ही अवमूल्यन या अदरवाइज इवेल्युएशन की बात दिखाई देती है, जो हम लोग बार बार मजाक में कहते रहते हैं कि आदमी से नाराज हो जाए ना तो कहते हैं नालायक उल्लू का पट्टा है। ठीक, अब ये भी नहीं समझ में आता है कि गाली किसको दे रहे हैं, बच्चे को कि अपने को। ठीक तो अवमूल्यन की स्थिति का मतलब है कि उसको आदमी की तरह भी देखने के लिए तैयार नहीं है, अदरवाइज इवेल्युएशन का काम कर रहे हैं। कोर बात सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन करने के बदले अगर किसी का ओवर इवेल्युएशन कर रहे हैं, अंडर इवेल्युएशन कर रहे हैं, अदरवाइज इवेल्युएशन कर रहे हैं, ये तीनों ही स्थिति परेशानी में डालती है। अवमूल्यन अगर किसी का करते हैं, अंडर इवेल्युएशन करते हैं या अदरवाइज इवेल्युएशन करते हैं, वो उसको स्वीकारता नहीं है, वो सफाई देना शुरू कर देता है। तो घर में आपने बिटिया को कोई काम करने के लिए कहा और वो नहीं कर पाई, आप अगर ये कहते हैं कि तुम तो दिन भर में कुछ नहीं करती हो, जैसे ही आपने ये कहा ना कुछ नहीं करती हो, ये अवमूल्यन हो गया उसका। अब वो गिनाना शुरू कर देगी कि क्या क्या करते हैं हम घर में, एक लंबी लिस्ट सुनाएगी कम से कम 10 काम की, क्योंकि ये अवमूल्यन उसको अपमान की तरह लगता है, स्वीकार नहीं होता है। तो अवमूल्यन और अदरवाइज इवेल्युएशन, अन्यथा आकलन, ये तो सीधा सीधा दिखाई देता है कि किसी को स्वीकार नहीं होता। ओवर इवेल्युएशन भी अगर किसी का हम करने जाते हैं ना, तो एक तो करते हुए हम ही को पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ हमको पता होता है ऐसा नहीं है, जिसको सुना रहे होते हैं ना उसको ज्यादा ठीक से पता होता है कि हमारे बारे में झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि अपनी स्थिति का पता उसको नहीं है थोड़ी जी, नहीं है थोड़ी। तो जब भी ये दिखता है ना कि अगला इस तरह से हमारा अधिमूल्यन कर रहा है, ओवर इवेल्युएशन कर रहा है, अगले को लगता है कि कोई ना कोई काम निकलवाने का एजेंडा बना रहा है, ठीक है कि नहीं, बटरिंग कर रहा है इसलिए कि कोई काम निकलवाना होगा, ठीक है। तो ये तीनों ही स्थितियां जो है ना, ओवर इवेल्युएशन की, अंडर इवेल्युएशन की, अदरवाइज इवेल्युएशन की, ये हमको नेचुरल नॉर्मल स्टेट में नहीं रहने देती है, इसलिए इसको अपमान के रूप में पहचान रहे हैं, न कि सम्मान के रूप में। एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन नहीं है, राइट इवेल्युएशन नहीं है। और जैसे ही इनफैक्ट ये सारा अधिमूल्यन, अवमूल्यन और अमूल्यन में हम जो बोलते हैं ना, उसमें हमारे कहने में अपने आप बहुत सारा मसाला लग जाता है, और जैसे ही वो मसाले लग गए ना, और अगले को अगर सुनने नहीं आता है, वो उन सारे मसालों का ही जवाब देना शुरू करता है, जवाब देना शुरू कर देता है। फिर बातें कहीं पीछे छूट जाती हैं, मसालों के ही जवाब चलते रहते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक तो कहीं और छूट जाता है, कहीं और हम उलझ जाते हैं।
तो ये पकड़ना जरूरी है कि सम्मान के बदले अगर हम अपमान को शुरू करते हैं तो हमारा मूल मुद्दा तो कहीं और छूट जाता है, मेन टॉपिक तो कहीं और छूट जाता है, उलझ हम कहीं और जाते हैं। फिर परेशान होकर के हम बहुत सारी ऐसी बातें और बोल डालते हैं जिसका हम ही को कोई बहुत मतलब नहीं होता। बाद में हम ही रिग्रेट करते हैं कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये फालतू हम गुस्से में बोल गए। नहीं, तो इसको विचार किया जाए। अगला सवाल यह है कि ये जब सम्मान को देखने जाएंगे, सम्यक आकलन को देखने जाएंगे, तो कैसे उस आकलन को किया जाए। उसके लिए ये स्लाइड आपके पास होगी ही, हमने तो एक साथ सारी चीजों को डाल दिया है। स्टेप वाइज मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर लौट के क्वेश्चंस पर आएंगे। ये शुरू में ही हम देख चुके हैं कि ये विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव जो हैं ये सेल्फ में होने वाले हैं और सेल्फ की नीड है। इसलिए जब हम इवेल्युएशन करने जाएंगे किसी व्यक्ति का, तो सेल्फ के बेसिस पर इवेल्युएशन करना ठीक है या बॉडी के बेसिस पर इवेल्युएशन करना ठीक है? सेल्फ के बेसिस पर इवेल्युएशन करना ठीक है। तो सेल्फ की जगह से देखेंगे ना, तो दिखता है कि जैसा मैं कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी से जीना चाहता हूं, वैसा ही आप भी कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी से जीना चाहते हैं। इस रूप में हमारा गोल सेम है, हमारा एस्पिरेशन सेम है। जैसा मैं निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता हूं, वैसा ही आप भी जीना चाहते हैं। इस रूप में हमारा मूल लक्ष्य, मूल चाहना एक जैसा है। जैसे मैं कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को अपने में इंश्योर करना चाहता हूं, वैसे ही आप भी कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को अपने में इंश्योर करना चाहते हैं। इस रूप में हमारा गोल सेम है, हमारा लक्ष्य सेम है। ठीक है? तो शरीर में हम छोटे बड़े हो सकते, ऊंचे नीचे हो सकते, रंग रूप में अलग हो सकते, बट सेल्फ की जगह से देखेंगे तो लक्ष्य में हमारी समानता दिखाई देती है। फिर इस हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के गोल को इंश्योर करने का प्रोग्राम क्या हो, कार्यक्रम क्या हो, उसको देखेंगे तो ये दिखता है कि ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी और नेचर या एग्जिस्टेंस, इन चारों जगहों पर जाने अनजाने हमारा जीना होता ही है। इसीलिए इन चारों लेवल पर हार्मनी को, व्यवस्था को, सिनर्जी को समझना और उस हार्मनी व्यवस्था के अनुरूप जीना, उसके अकॉर्डिंग जीना, ये मेरे भी सुखी होने का उपाय है, ये आपके भी सुखी होने का उपाय है। तो to understand the harmony at all the four levels and to live in harmony at all the four levels, individual, family, society and nature or existence, this is the program to ensure the continuity of happiness and prosperity for myself as well as the other. तो ये दिखना जरूरी है कि कार्यक्रम में समानता है हमारी। लक्ष्य में हो गया, कार्यक्रम में हो गया। ये जो क्षमता लिखा है ये पोटेंशियल की जगह पर है कि पोटेंशियल क्या है हमारे में। तो ये दिखता है कि अपने अंदर इच्छा की, विचार की, आशा की, जो पीछे हमने देखा ना सेल्फ की एक्टिविटीज को, डिजायर की एक्टिविटी, थॉट की एक्टिविटी, एक्सपेक्टेशन की एक्टिविटी, पीछे हम लोगों ने काफी डिटेल में उस पर बात की थी, उस साइकिल में, सर्कल में, सेल्फ को बात करते समय इमेजिंग की एक्टिविटी, एनालाइजिंग की एक्टिविटी, कंपेयरिंग की एक्टिविटी, सेलेक्टिंग टेस्टिंग की एक्टिविटी। ये दिखता है कि हम सब के अंदर कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई विचार निरंतर एक्टिव रहता है, कंटिन्यूअस एक्टिव रहता है। हम हमेशा कुछ ना कुछ सोच विचार करते ही रहते हैं। ये पोटेंशियल हम में भी है, ये पोटेंशियल आप में भी है। तो इस पोटेंशियल की जगह पर भी हम एक जैसे हैं, एक जैसे। सही समझने और जीने की स्वीकृति हर मानव में दिखाई देती है। उसी को हम लोगों ने सहज स्वीकृति के रूप में बार बार जांच करके देखा कि सहज स्वीकृति की जगह पर हम एक जैसे हैं,
नेचुरल एक्सेप्टेंस की जगह पर द अदर इज सिमिलर टू मी। जैसे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन के साथ जीना हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल होता है, वैसे ही दूसरे को भी होता है। जैसे अपनी बॉडी को हेल्दी रखना हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल होता है, ऐसे ही दूसरे को भी होता है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस की जगह पर भी हम एक जैसे हैं। तो 3 जगह पर हम कह रहे हैं, गोल की जगह पर हम एक जैसे हैं, प्रोग्राम की जगह पर हम एक जैसे हैं, और पोटेंशियल में भी हमारी एक्टिविटी भी कंटिन्यूअस चल रही है, आपकी एक्टिविटी भी कंटिन्यूअस चल रही है, और नेचुरल एक्सेप्टेंस की जगह पर भी हम एक जैसे हैं। इस रूप में दूसरे को अपने जैसा स्वीकारने का भाव सम्मान है। आप कभी भी देखिए, दूसरा आपको अपने से कम स्वीकारता है, आपको ठीक लगता है क्या? हम सारा प्रयास लगा देते हैं उसको ये बताने में कि तुम ठीक नहीं हो, हम तुमसे ज्यादा ठीक हैं। उल्टा भी ये बात समझ में आता है कि अगर हम अपने को दूसरे से बहुत बेहतर बताने में लगे हुए हैं, दूसरे को भी वो स्वीकार नहीं होता है। तो मनुष्य के रूप में दूसरे को अपने जैसा स्वीकार पाना, ये सम्मान का मिनिमम जगह है। हम आपके साथ सम्मान पूर्वक जीते हैं, इसका न्यूनतम जगह ये है कि हम आपको अपने जैसा स्वीकारते हैं, अपने जैसा देखते हैं, अपने बराबर स्वीकारते हैं हम उसको। अगर आपने ये बना लिया कि पुरुष श्रेष्ठ है, महिलाएं नहीं हैं, महिलाओं को समस्या होने ही वाली है। अगर आपने ये बना लिया कि युवक श्रेष्ठ हैं, बुजुर्ग बेकार हैं, बुजुर्गों को समस्या होने ही वाली है। आप उल्टा बना लें, बुजुर्ग श्रेष्ठ हैं, युवक बेकार हैं, अभी युवक प्रदर्शन करने ही वाले हैं, धरना देने ही वाले हैं। दूसरे को अपने जैसा स्वीकारना, ये सम्मान का मिनिमम जगह है। जैसे ही दूसरा हमको अपने से कम स्वीकारता है किसी भी आधार पर, हमारा रिएक्शन शुरू हो जाता है, रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो सम्मान को सेल्फ के बेसिस पर जब देखने जाते हैं तो ये दिखाई देता है कि इन तीनों जगह पर हम एक जैसे हैं। इस रूप में दूसरे को अपने जैसा देख पाना, अपने जैसा स्वीकार पाना, अपने जैसा पहचान पाना, इस भाव का नाम सम्मान है। इस पर लौट के हम एक बार और आएंगे, प्रश्न जो होगा उसके लिए, पर उसके पहले थोड़ा अपमान देख लेंगे ना, तो ज्यादा ठीक से समझ में आएगा कि किस किस तरह से हम लोग अपमान करते रहते हैं। अभी सामान्य रूप से हम सम्मान के नाम पर बहुत सारा भेद करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। दूसरे को अपने जैसा देखने या स्वीकारने के बदले कई सारे आधार पर हम भेद करते हैं। जैसे शरीर के आधार पर, आयु, वंश, जाति, लिंग, इन आधारों पर भेद के मैं एक एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे जाति के आधार पर अगर कहें कि ये जाति श्रेष्ठ है और ये जाति नहीं है, ये जाति का सम्मान करो, बाकियों का नहीं करो, दूसरी जातियों को ये स्वीकार होगा क्या? रेस के आधार पर, वंश के आधार पर हम अगर कहें गोरों का सम्मान करो, कालों का नहीं करो, ये स्वीकार होता है कालों को? जेंडर के आधार पर अगर हम कहें पुरुष का सम्मान करो, नारी का नहीं, ये स्वीकार होता है क्या? आयु के आधार पर अगर हम कहें बड़ों का ही सिर्फ सम्मान करो, ठीक, युवाओं का नहीं, ये युवाओं को स्वीकार होता है? तो ये दिखना जरूरी है कि इस आधार पर हम अगर सम्मान को करते हैं तो वो सम्मान नहीं होकर के वस्तुतः भेद होता है, एक्चुअली भेद होता है, डिफरेंशिएशन होता है। और डिफरेंशिएशन चूंकि किसी को नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए उसके अगेंस्ट कोई ना कोई मूवमेंट, कोई ना कोई आंदोलन आपको दिखाई देगा। तो रेस के बेसिस पर, अगर वंश के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो इतना आंदोलन दिखाई देता ही रहता है। ठीक, पूरे साउथ अफ्रीका के मूवमेंट से लेकर के देश में बहुत सारी जगहों पर, अभी भी अमेरिका में बहुत सारा रेसिज्म का सुनाई देता है। हाँ हाँ, है ही, ब्लैक और व्हाइट का
बहुत बड़ा संघर्ष चलता रहता है। जाति के आधार पर देखना हो तो बिहार यूपी सबसे अच्छी जगह है देखने के लिए। मुझे दूसरी जगह का नहीं पता, मैं ज्यादा गया नहीं हूँ उस तरह से सोशल वो में, बट बिहार यूपी का तो हमको ठीक से पता है कि देख सकते हैं जाति के आधार पर भेद अगर हम करते हैं तो उसके खिलाफ आंदोलन किस तरह से दिखाई देते हैं, मूवमेंट्स किस तरह से दिखाई देते हैं। अगर सेक्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर महिलाओं के साथ अपमान होता है तो महिला सशक्तिकरण के, वुमेन एम्पावरमेंट के 20 प्रोग्राम आपको दिखाई देंगे। तो जैसे ही इनमें से किसी आधार पर हम डिफरेंशिएट करने जाते हैं वो किसी को स्वीकार नहीं होता। ऐसे ही धन के आधार पर, पद के आधार पर अगर अधिक धन वाला व्यक्ति कम धन वाले का अपमान करे, ये स्वीकार होता है क्या? अधिक पद वाला व्यक्ति कम पद वाले का अपमान करे, ये स्वीकार होता है क्या? तो ये दिखता है कि धन, पद, इन आधारों पर जब हम सम्मान करने जाते हैं तो वो वस्तुतः सम्मान नहीं होकर के डिफरेंशिएशन होता है, भेद होता है, और कहीं ना कहीं हम दो के बीच तुलना करके एक को निकृष्ट बता रहे होते हैं। जिसको निकृष्ट बताया जाता है, जिसको कम बताया जाता है, जिसको नीचा बताया जाता है, वो आंदोलन करने के लिए खड़ा ही रहता है। ऐसे ही आप देखिएगा कहाँ आपका निवास स्थान है, कहाँ रहते हैं, लैंग्वेज कौन सा है, डिग्री कितनी ले रखे हैं, ये सब के बेसिस पर अगर हम रिस्पेक्ट करने जाते हैं तो डिग्री के बेसिस पर जिसका डिसरिस्पेक्ट होता है उसको स्वीकार नहीं होता, लैंग्वेज के बेसिस पर जिसका डिसरिस्पेक्ट होता है उसको स्वीकार नहीं होता है, बर्थ प्लेस के आधार पर जिसका डिसरिस्पेक्ट होता है उसको स्वीकार नहीं होता। अच्छा, कितना भी फॉरवर्ड और एडवांस सोसाइटी हो जाए, ठीक है, बीज में इसका बहुत सारा कुछ छुपा हुआ दिखाई देगा। कितनी भी एडवांस कंट्री हम कह लें, आए दिन यूएस में 20 घटनाएं सुनाई देती रहती हैं, ठीक है, जहां इंडियंस के साथ सेकेंड ग्रेड सिटीजन जैसा व्यवहार सुनाई देता है, ठीक, लोग उसको करते हुए दिखाई देते हैं। अपने यहाँ तो देख ही सकते हैं हम लोग कि इनमें से जिस आधार पर भी हम डिफरेंसेस को करने जाते हैं, भेद को करने जाते हैं, वो किसी को भी स्वीकार नहीं होता है। तो दूसरे को वस्तुतः अपने जैसा स्वीकारने का नाम सम्मान है। सम्मान है। उस मैं के आधार पर, सेल्फ के आधार पर, इस सिमिलरिटी को देख करके, पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल की जगह पर सिमिलरिटी को देख करके दूसरा मेरे जैसा है, इस भाव का नाम सम्मान है। दूसरे को अपने जैसा स्वीकारने का भाव का नाम सम्मान है। इस तरह से दूसरे को अपने जैसा देखने के बदले अगर हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, धन के आधार पर, पद के आधार पर, रूप के आधार पर, बल के आधार पर, उतनी लिस्ट लिखी थी उसमें जोड़ते चले जाइए आप। जितने भी आधारों को ला करके हम सम्मान करने जाते हैं वो वस्तुतः सम्मान नहीं होकर के भेद होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और उस डिफरेंशिएशन में जिसको भी कम बताया जाता है उसको वो स्वीकार नहीं होता, वो उसके खिलाफ मूवमेंट के लिए खड़ा रहता है। उस समय अवसर होता है तो उस समय करता है, नहीं तो चुप होके अपनी बारी की प्रतीक्षा करता है। जब उसको अवसर मिलता है वेट करता है, जब अवसर मिलता है तब उसके खिलाफ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। तो ये पकड़ना जरूरी है कि सम्मान का मतलब है दूसरे को अपने जैसा स्वीकारना। हमारी भाषा से, हमारी शैली से, हमारे टोन से, हमारे लहजे से, हमारे एक्सप्रेशन से जैसे ही ये बात जाती है ना कि हम आपको अपने जैसा नहीं स्वीकारते हैं, वहीं से आपका डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। और उस डिस्कम्फर्ट के साथ दसियों तरह से अगला ये प्रूव करने में लग जाता है कि नहीं, मैं या तो तुम्हारे जैसा हूं या एक कदम आगे बढ़ के तुमसे बेहतर, तुम हमको अपने से बेहतर सिद्ध कर रहे हो,
तो मैं बताती हूँ कि मैं कैसे बेहतर हूँ। कल परसों कोई किसी का जोक देख रहा था मैं, हाँ वो एक डॉक्यूमेंट्री में ही वो कोई कह रहा था मुकेश अंबानी के संदर्भ में कि मैंने सोचा मुकेश अंबानी से compete करके, ठीक, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। अब तुलना करनी है तो आगे तो बढ़ना ही है, भेद के आधार पर ही अगर सम्मान करना है तो आगे तो बढ़ना ही है। कहा मैं धन में उससे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, क्योंकि जितना धन कमा लिया है उन्होंने, मैं कैसे कमा सकता हूँ। उन्होंने कहा उसने कि मैं इस बेसिस पे तुलना नहीं करूंगा, मैं तो इस बेसिस पे करूंगा कि मैं आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सुबह 9 बजे आराम से उठूंगा, ठीक, मैं उठ सकता हूँ 9 बजे तक सो करके, मुकेश अंबानी नहीं उठ सकता है। कहा मेरा आज मन हो रहा है कि मैं आराम से 4 घंटे किसी बीच पर जाके घूमूंगा और मूवी और म्यूजिक देखूंगा, ठीक, कहा मुकेश अंबानी नहीं जा सकता। तो आदमी तुलना के आधारों को जब देखने जाता ना, तो अगर उसको धन के आधार पर आप कहेंगे कि तुम्हारा अपमान हो रहा है, वो दूसरा क्राइटेरियन निकाल के ले आता है जी, ठीक। आप अगर घर में पत्नी का इस आधार पर अपमान करते हैं कि आप पैसा बहुत कमा के लाते हैं इसलिए पत्नी आपके जैसी नहीं है, तो पत्नी भी 4 तरीके बता देती है जिसमें वो सिद्ध कर देती है कि तुमको क्या नहीं आता है। वो हमारे एक टीचर थे, वो बार बार कहते थे कि जब जो है वो होता ही है, हस्बैंड कहीं प्रोफेसर हो जाए, ठीक है, वाइफ घर में काम करती हो तो प्रोफेसर जो कॉलेज में होता है वो घर में भी आके प्रोफेसरशिप बता ही जाता है 20 जगह, ठीक। तो एक दिन बच्चे का रिजल्ट आया, ठीक, रिजल्ट में उसके मान लीजिए हिंदी में 90 नंबर आए, ठीक है, और मैथ्स में 80 आए। तो माँ ने बुला के पूछा बेटा कितने नंबर आए, पता तो है ही, अब सुनाना है हस्बैंड को। तो कहा बेटा हिंदी में कितने नंबर आए, कहा 90। कहा कौन पढ़ाती है, तो मम्मा। कहा मैथ्स में कितने आए, 80। कौन पढ़ाता है, डैडी। तो आदमी, आप अगर इस बेसिस पर अगले का अपमान कर रहे हैं कि आप पैसे कमा के ला रहे हैं इसलिए वो काम महत्वपूर्ण है, घर का नहीं है इसलिए तुम मेरे जैसे नहीं हो, तो उसने बता दिया कि देखो हम पढ़ाए हैं तो बच्चा 90 नंबर लाया, तुम्हारे पढ़ाने से 80 नंबर आया, किसको ज्यादा आता है। ये तरीके सब निकाल लेते हैं जी, तरीके सब निकाल लेते हैं। तो दूसरे को अपने जैसा स्वीकारने के भाव का नाम सम्मान है। जहां कहीं भी हम दूसरे को अपने जैसा नहीं स्वीकारते हैं, वो डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है, वो अनकंफर्टनेस शुरू हो जाता है, और वहां से फिर प्रतिक्रिया, रिएक्शन शुरू हो जाता है, और उस रिएक्शन के कारण चीजें उलझती चली जाती। एक बार के लिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूं, अभी आता हूं, वो टॉपिक हमारा बचा है। एक बार के लिए यहाँ पर रुकता हूं, इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो उसको हम एक बार रिस्पॉन्ड कर देना चाहते, फिर आता हूं। सामने वाले को मीठी मीठी बात कर दो, बार बार करो तो वो एक सम्मान होता है, और सेम वो हमारे लिए करे। वैसे मैंने आज अच्छा ड्रेस पहन रखा है, आज ये अच्छा, आज वो अच्छा, या मेरी किसी हैबिट को कहना में कोई बार बार अप्रिशिएट करे, तो अभी तक तो हमारे दिमाग में ये भरा हुआ सम्मान तो यही होता है कि सामने वाले को थोड़ा सा चढ़ा दो ऊपर। वही कह रहा हूं, अब पलट के देखा जाए कि ये सामने वाले को ऊपर जो झाड़ है कि अवमूल्यन है कि एप्रोप्रिएट राइट इवेल्युएशन है, और अगर इस तरह से हम कर रहे हैं तो उसका फल भी आ ही रहा है जी। जो हम आज के दिन कर रहे हैं उसका फल भी दिखाई दे रहा है कि क्या आ रहा है। तो अगर दूसरे को हम अपने जैसा नहीं स्वीकारते हैं, उसको अपने समान नहीं देखते हैं, दूसरा कभी भी हमारे साथ आराम में नहीं रह पाता। इसी तरह से, एक मिनट दीजिए, इसी तरह से सामने वाला व्यक्ति भी अगर हमको अपने जैसा नहीं स्वीकारता है, ठीक, अपने से कम स्वीकारता है, और अपनी तरफ देखें तो हर व्यक्ति, मैं अपनी बात करूं तो हम इस चक्कर में लगे रहते हैं कि हमें सम्मान कैसे मिले, तो हम उसमें भी कुछ ना कुछ अपने जीवन में गणित भाग लगाते रहते हैं कि परिवार में सम्मान कैसे मिले, समाज में सम्मान कैसे मिले, ऑफिस में। वो यहाँ चल रहा है। हमने, आवाज आ रही ना मेरी, हमने सम्मान को वस्तुतः भेद मान लिया है, या दूसरी भाषा में कहें तो भेद या डिफरेंशिएशन को ही हमने रिस्पेक्ट मान लिया है, सम्मान मान लिया है।
इसलिए इन सारे पैरामीटर्स पर ही हम कहीं ना कहीं उस सम्मान अपमान को ढूंढते रहते हैं। और इन पैरामीटर्स से हम जब भी चलेंगे तो उस भाषा में कहूं तो कुछ लोगों का सम्मान होगा, ज्यादातर लोगों का अपमान होगा। ठीक है? और अपमान एक आदमी को भी स्वीकार नहीं है। एक आदमी संसार में ऐसा नहीं मिलता, ठीक, जिसको अपमान स्वीकार होता हो। तो इन पैरामीटर्स पर यही सवाल मैं भी उठा रहा हूं कि इन पैरामीटर्स के आधार पर अगर हम सम्मान कर रहे हैं तो वो सम्मान है कि भेद है, रिस्पेक्ट है कि डिफरेंशिएशन है। और अगर इस डिफरेंशिएशन को करके हम किसी को भी कम बताने का काम करते हैं, ठीक है, तो वो सहज रहता है कि असहज रहता है। अधिक धन वाला व्यक्ति भी कम धन वाले से जिसके साथ जीता हो तो कम धन वाला व्यक्ति क्या चाहता है? अधिक धन वाला उससे सम्मान से बात करे कि अपमान से बात करे? उसको अपने जैसा स्वीकार करके बात करे या कचरा मान करके बात करे? सारी तकलीफ तो उसी जगह से शुरू होती है जहां अधिक धन वाला कम धन वाले को कचरा मान के शुरू करता है। मैं कल परसों कहानी सुना रहा था ना कि अब मौसा जी ने अपमान कर दिया तो इसको अब मौसा जी से अधिक धन कमाना है। जी, तो आपकी बात से बात समझ में आई कि जो ये अभी आपने डिकोड किया है इसको हमें अपने दिमाग में ठीक से बिठाने की जरूरत है। और जब सामने से कभी ऐसा एक अटैक आए, चाहे परिवार के अंदर से, समाज के अंदर से, तो अपने आप को डिफेंड करना बड़ा जरूरी है। नहीं तो हम तो उसी चक्कर घिनी मौसा जी वाले चक्कर में फंस जाते हैं। होता ही है जी, जाने अनजाने हम उस तरह से उलझ जाते हैं। हमको दिखने की जरूरत है, दिखने की जरूरत है। अगला अगर कोई धन के आधार पर हमको कुछ अपमानजनक कहता है ना, हमको उससे इतना ही दिखाई देता है कि उसकी ये मान्यता है कि धन से ही सम्मान होता है। हम कुछ नहीं करते, हम तो पलट के एक सवाल पूछ लेते कि ये बताओ कि अधिक धन वाला व्यक्ति भी तो तुमसे है संसार में, वो तुम्हारे साथ अपमानजनक ढंग से बात करे तुमको कैसा लगता है? रूप के आधार पर कोई हमारा अपमान करे ना, हमको इतना ही उससे पता चलता है कि अगले की मान्यता है कि रूप ही सम्मान का आधार है। ध्यान दिलाना हो तो पलट के इतना भर पूछ लिया जाए कि अधिक रूप वाला तुम्हारे साथ अपमानजनक व्यवहार करे तो तुमको कैसा लगता है? उत्तर साफ हो जाएगा। और जो कहा ना कि पैरामीटर्स, तो फिर पैरामीटर है जी। आप धन के आधार पर अपमान करते हैं, अगला कहता है ये बताओ कि लग्जरी टाइम किसके पास ज्यादा है? ठीक है, अब पैरामीटर तो पैरामीटर है जी। ठीक, करते रहिए आर्गुमेंट उस जितना समय भी करना हो। जी, आप कुछ कह रहे हैं, फिर उधर आता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। ये मूल्यांकन वाला जो था, ये तो अपने जीवन में लाने के लिए हमें कंटिन्यूस यही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, जो कि मेरे सीनियर हैं, मेरे अजीज़ भी हैं और आपके जीवन विद्या जुड़े हुए हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। उनके संग मैंने काफ़ी डिस्कशन हुआ उनका, वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं अभी उन्होंने काफ़ी डिस्कशन किया मुझसे, काफ़ी चित हल्का पड़ा। लेकिन क्या हुआ, दोबारा से वही सिस्टम चीज़ें लागू हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने जीवन में दोबारा से वही चीज़ लगातार लागू करनी पड़ेंगी दूसरे को मूल्यांकन करने के लिए। हो सकता है हमसे कुछ मूल्यांकन गलत हुआ हो, तो हमारी बातें उसको बुरी लग गई हों, तो उसने हमारा अपमान किया या हमारे उसको अपमान महसूस हुआ तो उसने वही तो जो अब आपने कहा ना जी, देखिए इससे बहुत साफ पता चलता है कि हमारी बात किसी को बुरी लग गई और उसके बाद वो हमारा अपमान कर रहा है, तो मूल मुद्दा उसका अपमान करना नहीं है। हमको हर बार उसके सारे अपमानजनक बात से इतना ही सुनाई देता है कि क्या तुम हमसे ठीक से बात कर सकते हो प्लीज, इतना ही कह रहा है ना जी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ था। मेरे सीनियर हैं और मेरे काफ़ी अजीज हैं, उन्होंने मुझे मूल्यांकन वाला पूरा अच्छा बताया और एक डायग्राम भी बना के बताया, उन्होंने कॉम्बिनेशन बताया जी, और वो आपके जीवन विद्या से काफ़ी जुड़े हुए हैं। जी 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 जी, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू राहुल जी। तो इधर का प्रश्न सुन के फिर आता हूं उधर, पर ये समझना जरूरी है कि इस बेसिस पर हम कोई भी डिफरेंशिएशन करने जाते हैं वो किसी को भी स्वीकार नहीं होता है। और जो उदाहरण आप दे रहे हैं ना,
इससे ये पता चलता है कि हमारी कोई बात अगले को बुरी लग गई, उसके कारण वो हमको अपमानजनक कुछ कह रहा है, तो उसका मूल मुद्दा हमारा अपमान करने का नहीं है, हमको बुरा भला बताने का नहीं है, ठीक। वो तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि कल जो आपने हमसे बात करी वो तरीका हमको ठीक नहीं लगा, क्या आप थोड़े बेहतर तरीके से हमारे साथ बात कर सकते हैं। और जितने ज्यादा जोर से वो अपमान कर रहा है, उतने ज्यादा जोर से वो प्लीज और रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप प्लीज हमारे साथ थोड़ा ठीक से ही बात करें, नहीं तो हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। यही तो कह रहा है जी, और क्या कह रहा है, नहीं क्या? तो भेद मैंने कभी समझा नहीं, आयु का पता ही है, लेकिन धन के ऊपर भी कोई ऐसे वाला कर देगा कि अमीर गरीब ये समझ में आया, लेकिन एक ही छत के अंदर दो प्राणी एक आदमी को ये बता दे कि इतना पैसा कैसे। मैंने इनसे बड़े प्रेम से बोला, मैं क्या यार आज मौसम बड़ा अच्छा है, छुट्टी कर लो। इन्होंने बड़े आराम से कहा तू इतना कमा ला, मैं तो तेरे यहाँ से पास से हिलूंगा भी नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैं कुछ नहीं बोल पाई और मेरा अपमान होके चला भी गया और मुझे पता भी नहीं चला। अगर आपको पता नहीं चले कि अपमान हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता चल जाए तब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, अभी उनको पता चल जाएगा फिर। ये जो सर आप पहले बता रहे थे ना कि स्टेजेस होती हैं, बचपन, जवानी, ऐसे बुढ़ापा, है ना, 4, तो जब सभी को सम्मान मिलना चाहिए इसमें। तो जस्ट मेरा ऐसा है कि जैसे ओल्ड पीपल होते हैं, जैसे मेरे मदर थे, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही अब उनका छोटी सी बात, चाय नहीं पूछी टाइम पे, तो उन्होंने मन में बिठा लेनी है। 1-2 बातें ऐसे बिठाते ही वो कहते थे लो मेरी तो जरूरत ही नहीं किसी को, मैं दुनिया में कर क्या रही हूँ, तुम्हारे तो काम निकल गए, मुझे तो मर जाना चाहिए। ऐसे ऐसे उनसे ओल्ड पीपल ऐसी ऐसी बातें करते हैं। वो बंदा हक्का बक्का होकर सोचता है कि अपमान किसका हो रहा है। पर आएंगे। मैं अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि जब वो कहती है ना कि मुझे तो मर ही जाना चाहिए, नहीं ऐसा वो ब्लैकमेल, एक मिनट दीजिए ना, मैं सुनूंगा आपको, सुनूंगा। जब वो कहती है ना कि मर ही जाना चाहिए, हमारा तो कुछ रह ही नहीं गया है, तुम लोग तो कुछ करते ही नहीं हो, तो बेसिकली ये कह रही है कि कल से हमको 2 टाइम चाय दे दिया करोगे समय से क्या? नहीं कल से 5 मिनट आ करके बात कर लिया करोगे क्या हमारे साथ, ठीक? बाकी जरूरतों के बीच में से 10 मिनट टाइम हमारे लिए भी निकाल सकते हो क्या? मैं तो सुनने का आर्ट बता रहा हूँ। नहीं तो अगर ऐसा सुन लेंगे ना कि वो मरना चाहती है, तो एक कहानी सुना देता हूँ यमराज की कि किसी महिला ने एक बार जंगल गई होगी लकड़ी काटने, और ऐसे ही परेशान हो गई होगी। बूढ़ी माता थी, बच्चे सब चले गए होंगे विदेश, तो लकड़ी काट के ला रही थी, तो थक गई जंगल में, ठीक? वो गट्ठर बना करके रखी हुई थी, तो कह रही कि देखो आदमी तो इतना दुख दे ही रहा है हमको, यमराज को भी नहीं दिखाई देता है, हमको उठा के तो ले जाए कम से कम यहाँ से, ठीक? संयोग की बात थी, यमराज ऊपर से गुजर रहे थे, उन्होंने सुन लिया। और कहानी है तो कहानी की तरह ही रखिएगा उसको, ये मत पूछिएगा कि यमराज होते हैं कि नहीं। तो यमराज उतर के आ गए नीचे, उन्होंने कहा बुढ़िया माँ तुमने याद किया हमको। उन्होंने कहा आप कौन? मैंने कहा अरे अभी तो तुम कह रही थी कि यमराज भी ध्यान नहीं देता, बच्चे तो ध्यान नहीं ही दे रहे हैं, तो मैं यमराज हूँ, ऊपर से गुजर रहा था तो आ गया। अब घबरा गई बुढ़िया उसको देख करके, उसको मरना थोड़ी था। उसने कहा यमराज ने कि बताओ किसने बुला रहे थे हमको? बुढ़िया ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा ये जो लकड़ी का गट्ठर है ना, इसको उठा के मेरे सिर पे रख दो, कोई दूसरा आदमी दिख नहीं रहा है। तो बहुत बार जो ये मसाले लगा के हम बोल रहे होते हैं ना, उन मसालों को अगर आप सीरियसली लेने लगे तो सही बात है कि ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि अपमान उनका हो रहा है कि अपमान हमारा हो रहा है। इम्पोर्टेंट बात यही है कि फिल्टर करके उसमें सिर्फ नीड सुनना होता है कि वो ये कह रही हैं कि कल से प्लीज हमको 2 टाइम चाय दे दो, और 10 मिनट का समय निकाल के अपनी सारी व्यस्तता के बीच से हमसे भी बात कर लो,
ताकि हमारा भी कुछ सम्मान हमको महसूस हो सके, कि नहीं? ये इतना ही नीड ये है तो ना? मैं यही बात तो कर रही हूँ जी, कि जी। जैसे अब हमने तो सम्मान दिया, अपनी तरफ से भूल चूक होगी, बहुत सारे काम होते हैं यंग लोगों को, और उनको बच्चे की भी जिम्मेदारी होती है। बच्चे के साथ भी हमारा ऐसा हो जाता है, पर बच्चा हमारे से पलटकर ऐसी ऐसी बातें नहीं करता है। उसके पीछे भी तो कोई रीजन होता है ना, उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा हो गई है बच्चे की शायद थोड़ी कम है, मतलब ऐसा हम सोचेंगे तभी सोच तो सकते उसका रीजन तो एकदम सिंपल है कि वो बच्चा है जबकि वो माँ है। वही तो बराबर नहीं हो पाता है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है। आप वही तो देखिए, ऐसे सिचुएशन में कुछ हो भी जाए ना, तो एकदम सिंपल अपनी जगह से अपना फीलिंग और अपना नीड बता देने का जरूरत है। हाँ, तो अगर किसी दिन नहीं दे पाए समय से चाय, और वो कह रही हैं कि तुम ध्यान नहीं रखते, बता देने की जरूरत है कि मम्मी आज बाजार चली गई थी, या ये काम था, या ये परिस्थिति थी जिसके कारण ये मिस हो गया। बता देने की जरूरत है। और आगे से उसको कैसे ध्यान रख सकते हैं वो सोच लेने की जरूरत है। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, आपको मैं बताऊं, अगर आपको कहीं जाना है और इसलिए आप चाय नहीं दे सकती हैं, आप अगर समय से उनसे पूछ भर लेंगी ना कि मम्मी ये काम है, मैं चली जाऊं क्या, आज चाय नहीं दे पाएंगे, वो अपनी तरफ से कहेंगी चले जाओ बिटिया। वो जो पूछ लेना है ना, हाँ, उतने भर से उनका वो सम्मान सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि डिसीजन लेने के पहले उनके पार्टिसिपेशन का कोई वैल्यू है। हम आएंगे परिवार पर बात करने के लिए ना, हाँ, ये तो हम इस पर बात करेंगे कि डिसीजन में अगर पार्टिसिपेशन नहीं होता है हमारा ना, तो हमको लगता है हमारी कोई वैल्यू नहीं है। डिसीजन में अगर पार्टिसिपेशन होता है हमारा, भले वही डिसीजन लिया जाए लेकिन हमको लगता है मेरा डिसीजन है। हाँ, एक और जैसे ना लेडीज सीट होती है मेट्रो में, हाँ, और या बस में लेडीज टिकट फ्री है, तो कभी कभी जैसे थोड़े साल पहले मेरा बच्चा मेरे साथ जाता था, मेरा बेटा, तो वो बड़ा ऑफेंड होता रहता था, तो लेडीज बैठ के हम क्या खड़े होने के लिए आए हैं, इनको मुफ्त हमने क्या पाप किया है। तो ये आके वो जैसे ना समझ की कमी हो सकती है ना उसमें, हाँ, ये तो हम मानेंगे ही ना। तो वो मुझसे पूछता था, तो मैं जानना चाहती हूँ, मैंने तो कुछ जवाब दिया होगा उसको, पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं तो सिंपल दो बात कहूंगा। एक ते भी है ना, ये हमको पहचानने की जरूरत है कि किसी को बराबरी का अधिकार किसी कारण से नहीं मिल पाया है, ठीक है, या किसी को जीने में अनुकूलता थोड़ी ज्यादा चाहिए, जैसे बच्चे को चाहिए, ठीक, अनुकूलता चाहिए उसको। जैसा हम ट्रेन में सो के किसी भी तरह से चले जाते, बच्चा थोड़ी जा सकता, तो उसको तो जीने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल स्पेस चाहिए। अगर ऐसी कोई जरूरत है तो हम बच्चे के लिए वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं, हमको पता ही होता है, और वो सभी के लिए उपलब्ध होता है। कई बार इस तरह की चीजें की जाती हैं उनके लिए जो उस बराबरी की जगह पर नहीं है और बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, तो वो उठाने के लिए उसको किया जाता है। लेकिन निश्चित रूप से हमको ये समझने की जरूरत है कि ये सारे टेम्पररी सॉल्यूशंस के रूप में तो यूज किए जा सकते हैं। अगर उसी को सॉल्यूशन मानेंगे और उसी को लॉन्ग टर्म में बनाए रखने की कोशिश करेंगे, तो दूसरे साइड से प्रॉब्लम का वो कारण बन ही जाएगा, बनना ही है। इसीलिए अल्टीमेटली इस तरह की चीजें सॉल्यूशन नहीं है। टेम्पररली कोई नीचे दब गया है, कुचल गया है, कुछ तकलीफ हो गई है, तो उसको उठाने के लिए, उसको केयर करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए तो इस तरह की टेक्निक्स काम आ सकती है। लेकिन अगर उसी को सॉल्यूशन मान लेंगे और उसी को बना करके ये सोचेंगे कि हमने रास्ते निकाल लिए सॉल्यूशन के, तो अभी शिकायत दूसरे पक्ष से थोड़े समय में आने ही वाली है। उसका एक उदाहरण मैं दूंगा। दहेज प्रथा को लेकर के बहुत सारे कानून बने, ठीक है, अभी दूसरे साइड से कंप्लेन होने शुरू हो गए हैं, जहां लड़के ये कह रहे हैं कि जो कानून बन गए हैं वो ज्यादा लड़कियों के फेवर में है, ठीक है, और उसको लेकर के मूवमेंट चला रहे हैं जी, लोग मूवमेंट चला रहे हैं। तो श्याम जी, वो मैं काफी लोगों को नोटिस कर रहा था और मेरे को भी रियलाइज हुआ फिर कि 6 बज गई है। जी, आज का सेशन 6:15 तक चलाना है। ओ
नहीं, क्योंकि तो मेरे पास 9 मिनट अभी और है। सारे हंस रहे हैं सर, माहौल सीरियस नहीं है, देख लो आप कंटेंट। देखिए, मैं तो खुश होता हूं अगर हमारे और आपके कारण कोई प्रसन्न हो, तो इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है जी। सर दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है हमारे सीक्रेट। दूसरा सर, मैं फिर जोक सुना सकता हूँ? बिल्कुल सुना सकते। तो आपसे फिर सुन लेंगे जी, इसमें क्या तकलीफ है। भैया हाँ, सॉरी, कुछ कह रहे हैं? यहाँ जी जी 9 मिनट में से 2 मिनट मैं भी लूंगी। ले लीजिए, ले लीजिए। जी जी, ये जैसे हम बातें कर ही रहे हैं कि भेद करते हैं, और ये भेद शुरू होता है बिल्कुल बचपन से, एकदम छोटे से, जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मैं प्राइमरी टीचर हूँ, छोटे बच्चों के साथ मेरा काम होता है। तो बच्चों को हम जो पढ़ाना चाहते हैं, बीच बीच में बच्चे उठ उठ के बार बार आते रहते हैं। मैं, उसने मुझे काला कहा, मुझे कलुआ बोल रहा है, वो मुझे गोरा बोल रहा है, वो मुझे छोटा बोल रहा है, छोटू बोल रहा है। तो इसके लिए मैं बड़ी परेशान रहती थी। तो मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, आशा मैम, उन्होंने मुझे एक छोटी सी कविता बताई जो हम सब अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ अपने घरों में भी कर सकते हैं, और मुझे वो बहुत कारगर लगी। और उसको मैं अपनी क्लास में, जो भी क्लास मिलती है उसमें मैं करवाती हूँ। तो वही कविता इस तरह से है: मोटा तो क्या, पतला तो क्या, काला तो क्या, गोरा तो क्या, लंबा तो क्या, छोटा तो क्या, लड़की तो क्या, लड़का तो क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर फर्क किससे पड़ता है? फर्क पड़ता है वही अच्छा, वही प्यारा। तो ये पोयम मैं अपने छोटे बच्चों को कराती हूँ, और फिर बहुत हद तक ये समस्या दूर हो जाती है, वो छोटी छोटी शिकायतें जो लेके आते थे मेरे पास। तो इसी कविता को हम आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा, जैसे अभी आप बातें कर रहे थे, जिस आधार पर हम भेद कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ये लिंग के आधार पर तो फिर भी थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर, धन के आधार पर, पद के आधार पर, डिग्रियों के आधार पर छोटे बच्चे नहीं करते हैं, बट हम बड़े करते हैं। तो हम बड़ों को भी इस पोयम की बहुत ज़रूरत है। और कल ही एक मैसेज मैंने आया था मेरे पास, तो अगर शिक्षा बर्ताव और व्यवहार में ना दिखाई दे तो डिग्रियां सिर्फ कागज का टुकड़ा है। जी धन्यवाद। बढ़िया। अब ये सारे जगह पर, जो 3 जगह पर पीछे हमने बात करी ना, कि पर्पस की जगह पर, लक्ष्य की जगह पर, प्रोग्राम या कार्यक्रम की जगह पर, और पोटेंशियल की जगह पर, क्षमता की जगह पर दूसरा मेरे जैसा है, तो हमारे और आप में फिर अंतर कहाँ है? तो दिखाई देता है कि योग्यता में अंतर है, कंपिटेंस में डिफरेंस हो सकता है, कंपिटेंस में डिफरेंस हो सकता है। क्या डिफरेंस हो सकता है? 2 पॉसिबिलिटी है, या तो दूसरा मुझसे अधिक समझदार जिम्मेदार है, या मैं दूसरे से अधिक समझदार जिम्मेदार। ये 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो आप मुझसे अधिक समझदार जिम्मेदार हैं, या मैं आपसे अधिक समझदार जिम्मेदार। तो आप अगर मुझे अपने से अधिक समझदार जिम्मेदार दिखाई देते हैं, तो मैं आपसे सीखने समझने को तत्पर रहता हूं। अगर आप मुझे अपने से अधिक समझदार जिम्मेदार दिखाई देते हैं, तो मैं आपसे समझने सीखने को तत्पर होता ही हूं। आप किसी भी आदमी को देखिए, अगर वो समस्याओं में उलझा हुआ है और उसको लगता है कि इस जगह पर जा करके उसको कुछ समाधान मिल सकता है, कोई संभावना निकल सकती है, ठीक, आदमी सारा समय, पैसा, संसाधन सब खर्च करके जाता है जी। मैं भी गुजरात में एक वर्कशॉप ले रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति बता रहे थे कि 2.25 लाख रुपए की एक वर्कशॉप फी पेमेंट करके उन्होंने एक वर्कशॉप अटेंड करी, ठीक है, जिसका टॉपिक था हाउ टू से नो। किसी को ना कैसे बोला जाए, मना कैसे किया जाए किसी बात को लेकर के, उसी से वो तकलीफ है। तो 2.25 लाख रुपया फीस भी दे सकते हैं वो नो बोलना सीखने के लिए, ठीक है। सामान्य जिंदगी में भी दिखाई देता है कि हमको अगर कहीं थोड़ी से थोड़ी संभावना भी दिखती है ना, कि उनसे बात करके, उनसे मिल करके, वो करके मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम हल हो सकती है और ज्यादा बेहतर जिंदगी में जी सकती हूँ, आदमी हम उसके लिए प्रयास करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो ये दिखता है कि दूसरा अगर मुझसे अधिक समझदार जिम्मेदार दिखाई देता है, तो मैं समझने सीखने को तत्पर रहता हूँ। बहुत लोगों को वो नहीं लगता, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि दूसरा मुझसे कम समझदार जिम्मेदार है, मैं ही अधिक समझदार जिम्मेदार। क्यों दीदी? मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर लोगों को तो ये नहीं लगता कि दूसरा मुझसे अधिक समझदार जिम्मेदार है,
ज्यादातर को तो यही अगर मुझे दिखाई देता है कि दूसरा मुझसे अधिक समझदार जिम्मेदार है तो मैं समझने सीखने को तत्पर रहता हूं। अगर हमको लगता है कि दूसरा मुझसे कम समझदार और जिम्मेदार है तो हम लोग बार बार ये सवाल पूछते रहते हैं कि ज्यादा जिम्मेदारी पूर्वक कौन जी पाएगा, जो अधिक समझदार होगा कि जो कम समझदार होगा। तो अगर हम अधिक समझदार और जिम्मेदार हैं तो ज्यादा जिम्मेदारी पूर्वक जीता हुआ कौन दिखाई देगा? हमको ही दिखना बनता है ना। तो पहली जरूरत है कि अगर मुझे लगता है कि मैं दूसरे से अधिक समझदार जिम्मेदार हूं तो पहली जरूरत है कि मैं जिम्मेदारी पूर्वक सही भाव से जीता हूं। गलती बहुत बार हमसे ये होती है कि हम मानते हैं कि समझदार तो हम ज्यादा हैं, जिम्मेदारी पूर्वक तुम जियोगे हमारे साथ। तो ये बेसिक रूल का वायलेशन कैसे संभव है जी? मैं अगर अधिक समझदार जिम्मेदार हूं तो पहला काम है कि मैं जिम्मेदारी पूर्वक सही भाव से जीता हूं। दूसरा जगह है कि दूसरे को समझने सीखने में सहयोग के लिए तत्पर रहता हूं। वो जो भैया बार बार बात कह रहे हैं ना, मुद्दा दूसरों को सुधारने का नहीं है, मुद्दा दूसरों को जबरदस्ती धक्का मारने या बदलने का नहीं है। हम अगर जिम्मेदारी पूर्वक सही भाव से जीते हैं ना तो दूसरा हमसे सीखने समझने को तत्पर होता ही है। वो जगह है जब हम दूसरे को समझने सीखने में सहयोग कर सकते हैं। ये जो जिम्मेदारी पूर्वक सही भाव से जीने बिना जब हम किसी को कहने जाते हैं ना तो अगले को लगता ही नहीं है कि आप उससे अधिक समझदार जिम्मेदार हैं। अगले को लगता ही नहीं है कि आप उसके शुभ की कुछ सोचते हैं। अगले को लगता ही नहीं है कि आप उसका ध्यान रखते हैं। फिर समझाने का नंबर ही कैसे आ सकता है? जो बात मैं शुरू में कह रहा था ना कि कटोरा उल्टा रखा हुआ हो, बारिश कितनी भी हो जाए, बूंद भर पानी नहीं जाना है। ये जो कटोरा का सीधा होने का काम होता है ना, वो हमारे जिम्मेदारी पूर्वक जीने से होता है, न कि सिर्फ हमारी अच्छी भाषा में विश्वास, सम्मान और स्नेह को एक्सप्लेन कर देने से होता है। हमारे जीने में आपको अपने प्रति विश्वास दिखाई देता है, अपने जैसा स्वीकारने के आधार पर सम्मान दिखाई देता है, तो आप आगे हमारे से जुड़ाव को महसूस कर पाते हैं। उसका जो आराम मिलता है आपको, वो आपको हमारे साथ जुड़ाव को महसूस करवाता है। उसमें अगर आप ये देख पाते हैं कि अगला अधिक समझदार और जिम्मेदारी से जीता है तो फिर सुनने समझने के लिए अगला तत्पर होता ही है। तो अगर मैं अधिक समझदार और जिम्मेदार हूं तो मैं जिम्मेदारी पूर्वक सही भाव से जीता हूं, और इस आधार पर जब उसकी सुनने समझने सीखने की प्रवृत्ति बनती है तो उसको समझने सीखने में सहयोग हेतु तत्पर रहता हूं। इस दृष्टि से जब देखने जाते हैं ना तो ये दिखाई देता है कि लक्ष्य की जगह पर, कार्यक्रम की जगह पर, क्षमता की जगह पर दूसरा मेरे जैसा है, और योग्यता की जगह पर हम एक दूसरे के लिए पूरक हैं। वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एट द लेवल ऑफ पर्पस, प्रोग्राम एंड पोटेंशियल। वी आर सिमिलर टू द अदर, एंड एट द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। झगड़ा नहीं है हमारा एक दूसरे के साथ। तो इस पर विचार किया जाए, सोचा जाए आराम से, विश्वास और सम्मान के ऊपर। कल सुबह हम आपके फीडबैक को सुनना चाहेंगे। उसको लेकर के कोई प्रश्न होगा तो उस पर बात कर लेंगे।